इस कहानी की शुरुआत स्नाइपर मैथ्यू और उसके स्पॉटर आइजैक से होती है। इन दोनों को एक मिशन पर भेजा गया होता है। ये अमेरिका और इराक की लड़ाई के बाद का वक्त है। इन दोनों को भेजा गया होता है पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन देखने के लिए। इन्हें ये देखना होता है कि क्या कोई दुश्मन तो मौजूद नहीं। ये दोनों स्नाइपर्स एक झाड़ की ओर में छुपकर एरिया को कवर कर रहे होते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। इन्हें कोई हलचल महसूस नहीं होती। यहाँ पर इन्हें बैठे हुए 22 घंटे का वक्त हो चुका है। यहाँ पर इनका सामना इराक के एक स्नाइपर से होने वाला है। वक्त गुजरने के साथ साथ मैथ्यू बेचैन होने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। अगर होता तो अब तक हमें पता चल चुका होता। मैथ्यू आइजैक से कहता है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दुश्मन है। यहाँ पर तो कुछ मरे हुए लोग और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। इनके अलावा कोई हलचल नहीं है। तो जवाब में आइजैक कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई बहुत शातिर खिलाड़ी है। ये उसी की चाल हो सकती है। हमें इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि ये उसने हमारे लिए ही जाल बिछाया हो। इतना खतरनाक जाल सिर्फ एक आदमी बिछा सकता है, इराक का स्नाइपर अयूबा। तो मैथ्यू आइजैक से कहता है कि हमें यहाँ पर बैठे हुए 22 घंटे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है और अयूबा यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर मैथ्यू का सब्र का बंध टूटने लगता है। वो बार बार आइजैक से कहता है कि हमें जाना चाहिए। आइजैक उसे बार बार जाने से मना करता है। तो मैथ्यू से कहता है कि हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई एक भी हलचल नहीं हुई। मैं जाके कंस्ट्रक्शन साइट को देखता हूँ। तो आइजैक उसे कहता है कि रुको, वो इसी चीज का इंतजार कर रहा होगा। अगर तुम वहाँ गए तो वो तुम्हें मार देगा। तो मैथ्यू आइजैक से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, क्योंकि तुम एक स्पॉटर हो, इसीलिए इतनी गहराई में जाते हो। ये कहकर मैथ्यू उठकर खड़ा हो जाता है। आइजैक उसे बार बार मना करता है, मगर मैथ्यू कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ चला जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो पीछे से देख सकते हो। मैथ्यू जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसे बहुत सी लाशें नजर आती हैं। तभी आइजैक मैथ्यू को बताता है कि मुझे स्पॉटर से ठीक से नजर नहीं आ रहा। तो जवाब में मैथ्यू कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अपना स्पॉटर चेंज कर लो। तो जवाब में आइजैक कहता है कि यह स्पॉटर डीन का है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसको मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, उसकी आखिरी निशानी समझकर। मैथ्यू अब कंस्ट्रक्शन की चारों साइड पर घूमने लगता है। उसे वहाँ पर एक रेडियो भी मिलता है जो किसी अमेरिकन फौजी का होता है। थोड़ी देर के बाद मैथ्यू मरे हुए लोगों का जायजा लेता है। वो देखता है कि जितने भी लोग मरे हुए हैं उन सभी को हेडशॉट मारा गया है। गोली उनके सर के बीचों बीच मारी गई है। अब यहाँ पर मैथ्यू के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। यह देखने के बाद मैथ्यू का शक यकीन में तब्दील होने लगता है। ये बातें वो आइजैक को भी बताता है। तो आइजैक कहता है कि यहाँ से फौरन निकलो, मगर मैथ्यू चारों तरफ देखकर स्नाइपर को ढूंढने लगता है। वो इस चीज का अंदाजा लगाना चाहता है कि आखिर ये गोलियां कहाँ से आ सकती हैं। तो तभी वो स्नाइपर गोली चलाता है। गोली सीधी आकर लगती है मैथ्यू की टांग पर, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर आइजैक उसे बचाने के लिए भागता है। वो स्नाइपर आइजैक पर भी गोलियां चलाता है। बिलाखिर वो स्नाइपर आइजैक के पैर पर भी एक गोली मार देता है। आइजैक लड़खड़ाता हुआ भागता है और एक दीवार कूदकर उसकी ओट में बैठ जाता है ताकि वो स्नाइपर उसे देख न सके। अब आइजैक देखता है कि उसका पैर बहुत जख्मी है। वो अपने पैर पर एक पट्टी बांधता है और अपना रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर अपने हेडक्वार्टर से राब्ता करने की कोशिश करता है। जब वो अपने हेडक्वार्टर से कॉन्टेक्ट करने के लिए रेडियो निकालता है तो वह देखता है कि रेडियो का एंटीना टूट चुका है। अब यहाँ पर इन दोनों को गोली लग चुकी होती है और रेडियो भी टूट चुका है, इसलिए वो इतनी आसानी से अपनी बेस से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तभी आइजैक मैथ्यू को देखता है कि वो बार बार हिलने की कोशिश करता है और अपनी बंदूक उठाने की कोशिश करता है। तभी आइजैक उसे कहता है कि हिलना बंद करो, वरना वो तुम्हें मार देगा। मगर वो कोशिश करता रहता है और ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। अब यहाँ पर काफी वक्त गुजर चुका है। आइजैक देखता है कि काफी देर से मैथ्यू ने हिलना बंद कर दिया है। आइजैक समझता है कि शायद मैथ्यू मर चुका है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पर आइजैक स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर पैर का दर्द उसे बहुत तंग करता है। वो अपने पैर की गोली निकालने की कोशिश करता है, मगर दर्द बढ़ता ही जाता था। इसके बावजूद वो कोशिश करने से नहीं रुकता। अब दर्द की शिद्दत इतनी तेज हो चुकी थी कि वो इसकी वजह से बेहोश हो जाता है। काफी देर वो बेहोश पड़ा रहता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि रेडियो पर कोई हलचल हो रही है। आइजैक ये समझते हुए ट्रांसमीटर उठाता है कि शायद उसके हेडक्वार्टर वाले उससे राब्ता करना चाहते हैं। तो आइजैक उन्हें बताता है कि हमें फौरन मदद चाहिए और साथ में अपनी इंजरीज के बारे में भी बताता है। तो आगे से जवाब आता है कि हम तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देख रहे, इसलिए तुम खड़े होकर अपनी लोकेशन बताओ या फिर तुम जहां पर मौजूद हो वहां से एक फायर करो, तभी हम तुम्हें ढूंढ सकेंगे। इस बात से आइजैक को शक हो जाता है। वो सोचता है कि जो कुछ ये कह रहा है वो तो हमारे कानून के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ट्रेनिंग के दिनों में इन्हें बताया गया है कि ऐसा नहीं करना। असल में ये वही
वही इराक का स्नाइपर होता है जिसने इनके साथ कांटेक्ट किया है। वो इसकी लोकेशन मालूम करना चाहता है। अब इस बात को आइजक भी समझ जाता है कि ये वही स्नाइपर है जिसने मैथ्यू को मारा है और अब शायद मुझे निशाने पे लेना चाहता है, इसीलिए तो वो इसकी लोकेशन जानना चाहता है। अब आइजक उससे दोबारा कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि मैं जान चुका हूँ तुम कौन हो। तो आगे से स्नाइपर कहता है कि अगर तुम जान ही चुके हो तो मुझसे बात करो, अगर तुम मैथ्यू को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट में रहो। अब आइजक को ना चाहते हुए भी उससे बात करना पड़ती है। अब वो स्नाइपर आइजक को अपनी बातों में लगाए रखता है और उससे बार बार अलग किस्म के सवाल पूछता है। वो आइजक से पूछता है कि तुम स्नाइपर कैसे बने, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, और बहुत से पर्सनल सवाल भी पूछता है। अब वो स्नाइपर आइजक के बारे में बहुत कुछ जान चुका होता है। अब यहाँ पर आइजक उस स्नाइपर से इसलिए बातें करता रहता है ताकि वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जान सके। बीच बीच में वो उसे अपने स्पॉटर से तलाश करने की भी कोशिश करता है। उसे वहाँ का मंजर देखकर जो कुछ समझ आता है वो उसे जमीन पर ड्रा करना शुरू कर देता है। तभी आइजक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो। तो जवाब में स्नाइपर कहता है कि मैं यहाँ का एक सिविलियन हूँ। तो आइजक स्नाइपर से कहता है कि तुम बेकसूर लोगों को क्यों मार रहे हो, तुम ये कंस्ट्रक्शन क्यों रोकना चाहते हो। अगर ये पाइपलाइन मुकम्मल होती है तो इससे इराकी गवर्नमेंट को ही फायदा होगा और जंग तो कब की खत्म हो चुकी है। तुम अभी तक क्यों लोगों को मार रहे हो, तुम ऐसे लोगों को मार रहे हो जो इस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तो आगे से वो स्नाइपर हंसता है और कहता है कि तुम्हारे हिसाब से जंग खत्म हुई है, हमारे हिसाब से नहीं। और तुम क्या सोचते हो कि इस पाइपलाइन का सारा पैसा इराकी गवर्नमेंट को मिलेगा? ऐसा कभी नहीं होगा, यह सिर्फ एक धोखा है। इसके बाद वो स्नाइपर आइजक से कहता है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताते। इस बात से आइजक बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तो आगे से स्नाइपर कहता है कि ठीक है, मैं मैथ्यू को मार देता हूँ। यह सुनने के बाद आइजक स्नाइपर से पूछता है कि तुम मैथ्यू का नाम कैसे जानते हो। तो वो स्नाइपर कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से कितने लोग मरे। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैथ्यू दूसरा बंदा होगा जो तुम्हारी वजह से मरेगा, और तुम्हारी वजह से पहले ही एक बंदा मर चुका है, वो था डीन जिसका स्पॉटर तुम उठाए फिरते हो। यह सुनने के बाद आइजक बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से से पूछता है कि तुम डीन के बारे में कैसे जानते हो। असल में डीन आइजक की गोली से मरा था क्योंकि आइजक से निशाना चूक गया था और वो गोली डीन को लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर आइजक को उसकी बातें सुनकर पसीना आने लगता है और तलखी महसूस होती है क्योंकि वो स्नाइपर हकीकत ही बता रहा होता है। अब यहाँ पर आइजक पानी पीने के लिए अपना कैन उठाता है। वो देखता है कि उसका कैन खाली है। उसके कैन के बीचों बीच एक गोली लगी थी जो उसी स्नाइपर ने मारी थी। अब यहाँ पर आइजक को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई होती है लेकिन उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं। तभी वो स्नाइपर बताता है कि मैंने ही तुम्हारे कैन में गोली मारी है और तुम्हारे रेडियो ट्रांसमीटर को भी मैंने ही हिट किया है ताकि तुम अपनी बेस पर कांटेक्ट न कर सको, और मैंने जानबूझकर तुम्हारे घुटने पर गोली मारी है ताकि तुम यहाँ से भाग न सको। मैंने हर तरफ तुम्हारे लिए जाल बिछाया हुआ है, तुम्हारे वापसी के तमाम रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं और तुम्हारी मौत एक दर्दनाक मौत होगी। तो आइजक उस स्नाइपर से कहता है कि तुम टेररिस्ट हो। तो आगे से स्नाइपर कहता है कि हथियार तुमने उठाए हैं, तुम हमारे इलाके में आए हो और तुम मुझे आतंकवादी कहते हो। तभी आइजक दोबारा उस स्नाइपर को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे एक कचरे का ढेर नजर आता है। आइजक समझ जाता है कि यह स्नाइपर यहीं पर होगा और वो ये भी समझ जाता है कि इस कचरे के ढेर में इतनी देर रहना कोई आसान काम नहीं। ये कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी है जो इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं। अब आइजक उस स्नाइपर से पूछता है क्या तू अजूबा तो नहीं। तो वो स्नाइपर कहता है कि नहीं। तो आइजक उससे कहता है कि तुमने ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ली है और बाद में उन्हें धोखा दिया है और फिर उन्हीं के लोगों को मार रहे हो। तो वो स्नाइपर कहता है कि मैंने यूएस आर्मी से ट्रेनिंग नहीं ली और मैं उन्हीं लोगों को मार रहा हूँ जो पहले मुझे मारने की कोशिश किया करते थे। इसके बाद वो स्नाइपर आइजक से कहता है कि तुम तो कहते हो कि जंग खत्म हो गई, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर आइजक को डीन के ख्यालात सताने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से बच भी गया तो भी चीजें मेरे लिए इतनी आसान नहीं होंगी। अगर मैं यहाँ से जिंदा लौट भी गया तो मुझसे डीन की फैमिली का सामना नहीं होगा। अब यहाँ पर आइजक काफी ज्यादा टूट जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तभी स्नाइपर उसे कहता है कि अगर तुम यहीं पर मर गए तो सबसे पहले मैं तुम्हारी जुबान काटूंगा, उसके बाद तुम्हारा सर काटकर अलग कर दूंगा। यह सुनने के बाद आइजक बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आइजक को होश आता है। उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर अपना हेलमेट लगाता है और उसके ऊपर एक कपड़ा भी डालता है। आइजक उस स्नाइपर को झांसा देने के लिए उसे थोड़ा सा ऊपर करता है। आइजक ऐसा इसलिए करता है ताकि वो स्नाइपर गोली चलाए और आइजक को उसकी लोकेशन मालूम हो जाए, मगर वो स्नाइपर ऐसा कुछ नहीं करता। ये
देखने के बाद आइजक और भी परेशान हो जाता है। इसके बाद वो एक दूसरी चाल चलता है। वो मैथ्यू को भी इसके बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वो स्नाइपर उस कचरे के ढेर में है और आइजक मैथ्यू को कहता है कि मैं उसे बातों में उलझाता हूँ और तुम उसे स्पॉट करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर आइजक देखता है कि उसका स्पॉटर भी टूट चुका है। इसके बाद आइजक स्नाइपर से बातें करने लगता है और मैथ्यू एक छोटे से शीशे की मदद से उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करता है। स्नाइपर आइजक को बताता है कि वो पहले एक टीचर हुआ करता था और बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था। एक दिन यूएस आर्मी आई और मेरे सारे स्टूडेंट्स को मार दिया, तभी से मैं बागी हो गया और अब यूएस आर्मी मेरी दुश्मन है, इसलिए मैं उन्हें मारता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद तेज हवा चलने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए मैथ्यू अपनी गन उठा लेता है और उस कचरे के ढेर को निशाने पर लेकर गोली चला देता है। तभी वो स्नाइपर गोली चलाता है जो सीधी आकर के लगती है मैथ्यू के हाथ पे। गोली लगने की वजह से मैथ्यू के हाथ से गन छूट जाती है। अब वो क्रॉलिंग करने लगता है ताकि वो मैथ्यू के पास पहुंच जाए। तभी स्नाइपर मैथ्यू पर एक और गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर ढेर हो जाता है। यह देखकर आइजक बहुत ज्यादा टूट जाता है। तभी वो स्नाइपर आइजक से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं तुमसे अभी भी पूछ रहा हूँ, तुम इराक में क्या कर रहे हो? तो आइजक रोने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस अपने घर लौटना चाहता हूँ। तो वो स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकोगे, जब तक तुम मुझे अपनी कहानी बताते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। तभी आइजक उसे बताता है कि मैंने ही डीन को मारा है। आइजक उसे बताता है कि जब वो एक दुश्मन का निशाना लगा रहा था तो उसका निशाना चौका जो सीधा डीन को जा लगा और गलती से उसकी मौत हो गई, लेकिन ये बात मैंने सबसे छुपाई। अब यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। तभी आइजक देखता है कि उसके ट्रांसमीटर से कुछ आवाजें आने लगती है। ये आवाजें उसकी बेस से आ रही थी जो आइजक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आइजक देखता है कि उसका ट्रांसमीटर टूट चुका है। वो सिर्फ अपने लोगों की बातें सुन सकता है, लेकिन इसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच सकती। और यहाँ पर आइजक को समझ आती है कि यहाँ पर हमारी टीम के जितने भी लोग पहुंचे हैं उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं थी। जो मदद के लिए हमारी बेस से कांटेक्ट करता था वो यही स्नाइपर था, और जैसे ही बेस से कोई मदद आती या कोई स्नाइपर आता तो ये स्नाइपर उससे खेलता और बिलाखिर उसे तड़पा तड़पा कर मार देता। ये ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक एक करके अमेरिकन आर्मी को यहाँ से खत्म करना चाहता था। ये बात सोचने के बाद आइजक को एहसास होता है कि ये स्नाइपर कितना खतरनाक है। इसके बाद आइजक दोबारा स्नाइपर से बात करता है। उसे कहता है कि तुम मैथ्यू को गोली मत मारना, वो वैसे भी तो थोड़ी देर में मरने वाला है। इसके बाद आइजक बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि आसपास कुछ भी नहीं। अब रेडियो ट्रांसमीटर भी खामोश है। आइजक सोचता है कि शायद स्नाइपर भी अब सो गया है। इस बात का फायदा उठाते हुए आइजक मैथ्यू की गन उठाता है और कचरे के ढेर का निशाना लेता है। यहाँ पर आइजक देखता है कि उसी तरफ से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है। यहाँ पर आइजक समझ आता है कि उसकी बेस से कोई आ रहा है। तभी आइजक उस दीवार को धक्का देकर गिरा देता है। स्नाइपर दोबारा आइजक से कांटेक्ट करता है। स्नाइपर आइजक को बताता है कि पहले तो मैं तुमसे मजाक कर रहा था, अब तुम्हारे साथी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अब खेल का और भी मजा आने वाला है। तभी आइजक कचरे की ढेर में स्नाइपर पर गोलियां बरसाने लगता है। एक गोली शायद उस स्नाइपर को लग जाती है, ऐसा आइजक को लगता है। आइजक अब उठकर खड़ा भी हो जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर स्नाइपर जिंदा होगा तो वो उस पर गोली जरूर चलाएगा, मगर वो ऐसा नहीं करता। अब आइजक सोचता है कि वो स्नाइपर मर चुका है। इसी दौरान उसके साथी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और आइजक और मैथ्यू को रेस्क्यू करने लगते हैं। आइजक अपने साथियों को बताने की कोशिश करता है कि वो स्नाइपर उस कचरे के ढेर में है, अगर वो जिंदा है तो जाकर के उसे मार दे। आइजक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो ठीक से बता नहीं पाता और उसके साथी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होता है तो वो स्नाइपर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सारे लोगों को मार देता है और हेलीकॉप्टर भी गिरकर क्रैश हो जाता है। अब यहाँ पर आइजक, मैथ्यू और जो लोग उन्हें लेने आए थे वो सभी लोग मर चुके हैं और वो स्नाइपर दोबारा फिर से यूएस बेस पर कांटेक्ट करता है और उन्हें यहाँ के हालात बताता है। आइजक और मैथ्यू का नाम इस्तेमाल करके वो उनसे मदद मांगता है। आगे से जवाब आता है कि जल्द ही मदद भेज दी जाएगी। इसके साथ ही इस स्नाइपर का खेल फिर से शुरू हो जाता है। फिर से लोग आएंगे, ये फिर उन्हें मारेगा और ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।